अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने सी प्लस बेसिक बिगनर्स के लिए जो कोर्स स्टार्ट किया है उसमें ट्यूटोरियल 4 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में डेटा टाइप्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम जो देखेंगे, हम एक तो वेरिएबल का स्कोप देखेंगे, उसके बाद हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे कितनी टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं। डिवीजन ऑपरेटर पे थोड़ी नज़र डालेंगे। कमेंट्स के बारे में देखेंगे क्योंकि कमेंट्स अगर हम ना करें प्रोग्राम में तो हमें बाद में चीज़ याद नहीं रहती कि ये लाइन हमारी क्या कर रही थी या ये वेरिएबल हमारा क्या चीज़ स्टोर कर रहा था, हमें भी नहीं रहती और बाद में हमें भी प्रोग्राम समझना पड़ता है, पूरा शुरू से देखना पड़ता है, फिर समझ आती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। कॉन्स्टेंट्स क्या चीज़ होती हैं, ये एक न्यू चीज़ है। और प्रोग्रामिंग स्टाइल कैसा रखना चाहिए कि हमारे व्यूअर को भी समझ आए और अगर हम भी बाद में देखें तो हमारे लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो। तो स्टैंडर्ड और प्री स्टैंडर्ड जो सी प्लस प्लस के हैं वो देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आप। स्कोप, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। अभी तो हमने सिर्फ एक फंक्शन देखा है, इंट मेन में हमने फंक्शन बनाया, अपने से नहीं बनाया, मेन में ही है। तो एक वेरिएबल अगर जैसे हमने पुराने लेक्चर में ए नाम का वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का डिक्लेयर किया था, तो उसमें हमारा इसका स्कोप जो था वो इस मेन फंक्शन तक था। ये जो ब्रेसेस हैं लाइन 5 से जो अभी दो रेड हुई हैं, इधर तक इसका स्कोप है, इसके बाद हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इंट ए इसके बाद कोई चीज़ नहीं है, ई नाम का वेरिएबल कोई चीज़ नहीं है। अगर हम अपना फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन तक उसका स्कोप होगा। आगे ये डिफर करता है, वो जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम उस चीज़ पे जाएंगे। अ वेरिएबल कैन नॉट बी यूज बिफोर इट इज़ डिफाइंड, ये बात हम देख चुके हैं और ये बात आप हमेशा याद रखना, क्योंकि डिफाइन नहीं किया तो उसे यूज़ नहीं कर सकते। वही चीज़ आ गई है जो हम मैंने आपको बताई है। स्कोप उसका इन मेन तक है क्योंकि मेन एक फंक्शन है, रिटर्न टाइप इंटीजर है, जो एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन लाजमी होता है और एक ही मेन फंक्शन होता है, दो तीन नहीं बना सकते, दूसरे फंक्शंस के नाम हम मेन नहीं रख सकते। और वेरिएबल का अभी तक हम जितने वेरिएबल बना रहे थे उनका स्कोप मेन तक है। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरी चीज़ पे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के हैं। यूज परफॉर्म करते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज, इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर करते हैं। अब ये यूनरी भी होते हैं एक ही टाइप के, -5 एक हो गया, जैसे बाइनरी भी होते हैं 13 माइनस 12, दो को ऐड कर लो या प्लस कर लो मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनरी हो बाइनरी हो गए। टर्शरी भी होते हैं कि जिसमें हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि अच्छा ये चीज़ अगर इस चीज़ की वैल्यू 5 आती है तो हम सी आउट ये करें, अगर 5 नहीं आती तो ये करें, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये। जैसे इसमें हमने दिया हुआ है एक exp1 क्वेश्चन मार्क exp2 एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कोलन एक्सप्रेशन 3। तो अगर एक्सप्रेशन 3 पे कंडीशन क्वेश्चन मार्क का मतलब कंडीशन 2 है तो वो एक्सप्रेशन 2 को रन करेगा, और अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 को रन करेगा। ये कुछ बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉडुलस। अब हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल है जैसे हम देखते आए हैं, वो समझे। डिवीजन पे हम थोड़ा नज़र डालते हैं। अब 13/5 करें तो हमारा 2 आएगा। अगर हमने डेटा टाइप ये चीज़ हम थोड़ा प्रोग्राम करके देखते हैं। जैसे ए में अभी हमारे पास इंटीजर है, उसमें 3 स्टोर है, एक हम इंटीजर ही बना लें बी और एक हम बना लें सी। बी में हम कह दें कि बी में है हमारे पास कोई भी 5 कह दें, और सी में अगर हम सी में हम कर दें कि ए डिवाइडेड बाय सी। ए हमारा कैपिटल है तो उसको यहाँ भी कैपिटल लिखेंगे, तो एक, और हम सी को सी आउट कर देंगे। बाकी साइज ऑफ वाली चीज़ भी हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल 4 के पार्ट बी में देखी है, पार्ट 2 में। ये भी अगर आपने नहीं देखी तो ये भी आप लेक्चर देख लें, ऊपर सजेशन में आ गया होगा। तो अब देखें, आपको बताते हैं जो चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हमारी तीनों वेरिएबल्स की रिटर्न टाइप इंटीजर है और हम 3/5 कर रहे हैं। यहाँ पे 0 शो हो रहा है, हालांकि अगर हम कैलकुलेटर करें, यहाँ पे मैं आपको निकाल के देता हूँ कैलकुलेटर। यहाँ पे अगर 3/5 करूँ तो इक्वल टू 0.6 आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 0 शो हो रहा है। 0 के बाद वाली ये चीज़ क्यों नहीं शो हो रही। ये चीज़ हमने जब डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि इंटीजर में होल नंबर स्टोर होता है। तो जब हमारे पास सी एक इंटीजर है तो उसमें होल नंबर स्टोर होगा, तो उसमें पॉइंट के बाद वाली चीज़ स्टोर नहीं होगी। अगर अब हम सी को फ्लोट कर दें
फ्लोट का कीवर्ड सी सेमीकोलन। अब अगर हम इसको रन करें, ये लें, तो अब हमारे पास 0.0 शो हो रहा है अभी भी। क्यों? अभी क्योंकि पहले 3 और उसकी वैल्यू हमारे पास अभी भी जो है वो इंटीजर है। 0.6 आ गया। अब तो फ्लोट वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, फ्लोट आंसर आया तो वो फ्लोट 6 हमारे पास आ गया है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर फ्लोट आउटकम है तो हमें अपना जो हमारे पास आउटकम जिसमें स्टोर हो रही है वो फ्लोट रखें। जैसे इसमें था 13/5 तो 2 आएगा, उसके बाद जो पॉइंट में चीज़ आएगी वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगी, इसमें 13 आएगा। लेकिन जब हमने दो फ्लोट, एक फ्लोट नंबर था, दोनों फ्लोट थे, तो हमारे पास आंसर फ्लोट आएगा। एक भी अगर फ्लोट है मीन्स को से अगर हमारे पास इधर दोनों फ्लोट थे, तो अगर हम यहाँ पे डी को हम जो है इंटीजर कर दें तो फिर हम आउटकम देखेंगे तो अब भी हमारे पास फ्लोट आएगी। मीन्स अगर हमारी आउटकम फ्लोट है तो और हमारे पास जो वेरिएबल डिवाइड किए हैं वो भी फ्लोट है, उनमें से एक भी कोई फ्लोट है, तो हमारे पास फ्लोट आउटकम आएगी, वरना हमारे पास पॉइंट के बाद वाली चीज़ मिस हो जाएगी। सिंगल लाइन कमेंट्स था। कमेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में सिंगल लाइन हमने पहले भी देख लिया। अगर हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लाइन लगाएं तो वो कमेंट होता है। अभी अगर एक और तरीका है, अगर हमने ज़्यादा लाइन्स को अगर पूरा एक ऊपर ज़्यादा सारी हेडिंग लिखनी है, बड़ा सा कमेंट करना है, तो हम क्या हर लाइन में डबल स्लैश डालते जाएंगे। तो उसका एक और तरीका है, डबल फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक, जहाँ से बिगिन कर रहे हैं और जहाँ एंड कर रहे हैं वहाँ स्टैटिक और फिर बाद में फॉरवर्ड स्लैश। अब हम ये देखते हैं, ये मल्टी लाइन कमेंट्स हो गए। जैसे इसमें हमने सारे कमेंट्स जो किए हुए हैं वो सिंगल लाइन किए हुए हैं। तो अगर मैं ये पूरी चीज़ डालना चाहता हूँ तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश डाली और स्टैटिक, ये देखिए जहाँ तक प्रोग्राम लिखा हुआ था वहाँ तक वो कमेंट यहाँ के। अब मैं इसको स्टॉप करना चाह रहा हूँ सी आउट तक, तो मैं पहले अब एंड करने के लिए पहले स्टैटिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश, तो ये चीज़ मेरी कमेंट में चलेगी। अगर मैं अब वो सिंगल लाइन वाला करता तो मुझे तीनों लाइन में फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश डालने पड़ते। तो ये एक चीज़ है जो हमें बड़े प्रोग्राम बनाने में, कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो काफ़ी मदद दे देती है कि वहाँ हम लिख लेते हैं। अब कांस्टेंट अगर हमारे पास, जैसे एक मैथमेटिकल मैथ में हम देखें हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं, उसमें पाई होता है या कोई भी वैल्यू कांस्टेंट होती है जो हमारी थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रहेगी, तो हम उसको पहले ही कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे इस एग्जांपल में कांस्टेंट डबल पाई, पाई की वैल्यू सबको पता है कांस्टेंट होती है 3.14, तो हमने उसको कांस्टेंट कर दिया। अब डायमीटर भी है एक रेडियस का, या सर्कल का डायमीटर है वो कांस्टेंट है, तो हमने सर्कल साइज फाइंड करनी थी, तो ये दोनों चीज़ें सर्कल की कांस्टेंट रहेंगी, तो हमने पहले ही उन्हें कांस्टेंट कह दिया है। अभी हम देख लें, अगर हम यहाँ पे कह दें कि हमारे पास ए कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से हटा के यहाँ पे कॉन्स्ट, लेकिन वो कीवर्ड है तो वो बोल्ड हो गया, ये बात मैंने आपको बताई थी, कीवर्ड बोल्ड हो जाते हैं। अगर याद नहीं है, गलती से कीवर्ड रख रहे हैं तो वो आप देख लें। तो ये अब हमारे पास ए की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, 3 से चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। ये फ़ायदा है कांस्टेंट का। प्रोग्रामिंग स्टाइल जो हमने स्टार्ट में बात की कि हमें अपना प्रोग्रामिंग स्टाइल कैसे रखना चाहिए, जो हमारी रीडेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ये है कि हम ब्रेसेस यूज़ करें, अलाइन वर्टिकली, कि हम ये देखें जैसे हमारे पास सिर्फ मेन की 2 ब्रेसेस हैं, तो हमने उन्हें एक साथ रखा हुआ। आगे अगर हम ये चीज़ ब्रेसेस फोर लूप या वाइल लूप लगाएंगे तो उनकी ब्रेसेस हम एक साथ रखेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि ये ब्रेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड होगी। अगर मैं सारी ब्रेसेस एक ही फर्स्ट कॉलम में रख दूंगा तो मुझे बाद में समझ नहीं आएगी कि कौन सी ब्रेस कहाँ स्टार्ट हो रही है और कहाँ एंड हो रही है, वो मिक्सअप हो जाएगा। तो हमने एक चीज़ ये देखनी है, स्टेटमेंट की हमने देखना है कि हम हर स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में लिखें। ये नहीं कि जैसे कि अगर मैं ये हूँ, मैं सेमीकोलन डाल के ये बी को आगे ही कर सकता था, बी इक्वल्स टू 5, लेकिन वो क्या होता है, वो चीज़ जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, सी को मैं अगर पीछे कर दूँ तो यहाँ पे भी ये वर्क कर देगा, लेकिन जब ये मैं समझूंगा या कोई रीड करेगा तो उसके लिए डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए नेक्स्ट लाइन में आप अपनी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करें।
ब्लैंक लाइन्स आप थोड़ी छोड़ दें ताकि वो बड़ा प्रोग्राम हो और आपको क्लियरली नज़र आ जाए। आगे देखिए, स्टैंडर्ड एंड प्री स्टैंडर्ड ऑफ सी प्लस प्लस। ओल्डर स्टैंडर्ड क्या थे, जैसे आपको मैंने बताया था डॉट एच हेडर फाइल के आगे लगता था, अब नहीं लगाना पड़ता। तो अक्सर फाइल्स में लगाना पड़ता है और कुछ काफ़ियों में नहीं लगाना पड़ता। कांस्टेंट जो अभी हमने देखा उसको डिफाइन करने का जो पहले का प्रोसेस था वो था हैशटैग डिफाइन। अब हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। डू नॉट यूज़ यूजिंग नेम स्पेस कन्वेंशन, तो ये चीज़ हम नहीं यूज़ करते। मे नॉट कंपाइल विद अ स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस कंपाइलर। पहले की बात जो थी, जैसे अभी हमने कांस्टेंट देखा तो उसमें हमने कांस्टेंट अगर डिक्लेयर करना होता था तो हम हैशटैग डिफाइन यूज़ करते थे। अब हम इजी कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी होप सो। मैं कर रहा हूँ कोशिश कि मैं रेगुलरली अपलोड करूँ और एक फिक्स टाइम पे ही अपलोड करूँ ताकि आप उसे अगले दिन तक देख लें, जो सीख लेंगे। तब के लिए अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई कमेंट्स हैं या कुछ भी जो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए अपनी वीडियो में, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या कोई आपको कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ तो वो भी आप कह सकते हैं कमेंट में कि ये पॉइंट आपने नहीं बताया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐड कर दूंगा ताकि लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चली जाए। थैंक यू।